दिस डायग्राम इज शोइंग बर्डिंग इन यीस्ट। इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे बर्ड्स बनती हैं यीस्ट की। और ये जो बर्ड है आप कुछ टाइम के बाद डिटैच हो जाती हैं और डिटैच होने के बाद एक इंडिविजुअल तौर पे एक्ट करती है, मीन्स वो अलग से एक यीस्ट बन जाती है। हर एक सेल एक एज अ फंजाई शो करता है अपनी लाइफ। एक्चुअली शो क्या करता है, वो इंडिविजुअल लाइफ बन जाता है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में देखा जाता है? मेनली स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में देखा जाता है, कॉमन प्रोसेस है, और एल्गी में भी देखा जाता है, बैक्टीरिया में भी देखा जाता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन फॉर्म है। होता क्या है, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम स्पोरेंजिया प्लूरल के तौर पे और सिंगुलर स्पोरेंजियम वर्ड यूज़ करते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं और जो सीड लाइक स्पोर होते हैं। हर एक स्पोर नई फंजाई बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरीके से स्पोरेंजियम बनता है और फंगस में ये देखा जाता है। कोनेडिया फॉर्मेशन भी देखा जाता है फंगस में। जो डायग्राम गिवन है इसमें कोनेडिया भी बन सकते हैं। ये डायग्राम शोन है, छोटे छोटे स्पोर ऊपर जो बन रहे हैं चेन में, दोज आर कॉल्ड कोनेडिया फॉर्मेशन। जो ये ब्रांच है उसे हम कोनेडियोफोर कहते हैं। ब्रांच को कोनेडियोफोर, जिस पे कोनेडिया अटैच होते हैं उसे स्टेरिग्मा कहते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो जस्ट रिमेंबर दैट कि स्पोर्स फॉर्मेशन अकर इन एल्गी फंजाई। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पोर बनता है और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। थर्ड टाइप हमने की स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। नंबर ऑफ एनिमल हैव पावर टू ग्रो द लॉस्ट ऑर्गेन्स ऑफ देयर बॉडी। अपनी बॉडी का लॉस्ट ऑर्गेन दोबारा बना सकते हैं कुछ इंडिविजुअल। उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो उनमें रीजनरेशन को एज अ रिप्रोडक्शन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्टार फिश में, स्पाइडर में। रिप्रोडक्शन का मीनिंग भी दोबारा पैदा होना है और रीजनरेशन का मीनिंग भी दोबारा किसी ऑर्गेन का डेवलप होना है। और कुछ इंडिविजुअल में रीजनरेशन की इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि अगर उनके बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स भी हो जाएं तो भी वो दोबारा पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक स्टार फिश, स्पाइडर, दीज आर एग्जाम्पल्स। एंड आपने रीजनरेशन तो सुना होगा। रीजनरेशन मीन्स किसी भी बॉडी के लॉस्ट ऑर्गेन का दोबारा आ जाना, जैसे कि लिजर्ड इज ए एग्जाम्पल। छिपकली की जो टेल होती है वो कट जाने के बाद दोबारा आ जाती है। तो सिमिलरली हाइड्रा में भी आपने रीजनरेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इस तरीके से हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखा जाता है कि अगर उसको हम 3 पार्ट्स में छोटा छोटा करके डिवाइड भी कर दें, जैसे कि 1 2 3 दिखाया गया है इस पार्ट में, डिवाइड भी कर दें तो भी ये तीनों पार्ट जो हैं एक पूरी बॉडी में डिवेलप हो जाएंगे स्लोली। जो भी पार्ट लॉस्ट होगा वो दोबारा आ जाएगा, चाहे वो आइज़ वाला पार्ट है, ऊपर हेयर टेंटिकल वाला पार्ट है, नीचे वाला भी पार्ट है, तो पोस्ट एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड दोनों आ सकते हैं। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, बोथ इन केस ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, हाइड्रा की भी एग्जांपल गिवन है। ए एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रा, बी इज फॉर प्लेनेरिया। ओके, एंड लास्ट नहीं है, हाँ जी, लास्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है कि ये भी एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स के हमने सीड नहीं देखे होंगे आपने, लाइक पोटैटो के सीड नहीं देखे होंगे। तो पोटैटो को रीग्रो करने का मेथड है कि पोटैटो को कट करके जितनी उसकी आई बर्ड्स होती हैं उतने पीसेस में डिवाइड करके हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब हम सीड के अलावा किसी भी और पार्ट से नया प्लांट बनाएंगे, नया प्लांट ग्रो करवाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनमें कि हम सीड के अलावा कोई भी, जैसे चाहे आप रूट यूज़ करो, स्टेम, लीफ, चाहे कि बर्ड्स यूज़ कर लें, तो उनसे हमने न्यू प्लांट ग्रो करवाना है, दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बहुत से मेथड हैं।
जैसे कि आपने ब्रायोफिल्म लीफ में देखा होगा, ब्रायोफिल्म लीफ में आपने देखा होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नए प्लांट बन जाते हैं। और इसके अलावा रोज़ की आपने कटिंग देखी होगी, रोज़ की कटिंग लगाने से भी नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर, जिंजर, बनाना, इनके राइजोम से ये बन जाते हैं। राइजोम किसे कहते हैं? जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो रूट नहीं होता एक्चुअल में, स्टेम पार्ट होता है। स्टेम पार्ट जब डाउनवर्ड ग्रो करे उसे रूट, राइजोम वर्ड यूज करते हैं। गार्लिक को बल्बेट से बना सकते हैं हम। गार्लिक लहसुन है जो उसके छोटे छोटे कलियां होती हैं, बल्बेट्स होते हैं, उससे न्यू जो गार्लिक है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे नेचुरल मेथड है प्रोपेगेशन के। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल जो मेथड है प्रोपेगेशन के वो है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। फर्स्ट इज कटिंग। कटिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे किसी प्लांट का सीड नहीं बनता या फिर सीड बनता भी है लेकिन हम उसको जल्दी ग्रो करवाना चाहते हैं तो हम कटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सीजन होना चाहिए। रूट की कटिंग लेमन वगैरह की, जैसे रोज़ की कटिंग और गावा की कटिंग यूज़ की जा सकती है उनसे नया प्लांट ग्रो करवाने के लिए। जब तक हम वेट करेंगे कि उस प्लांट के सीड बने, फिर सीड को ड्राई करेंगे और फिर उनको ग्रो करवाएंगे, उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं। प्लांट की कटिंग हम करवा सकते हैं और कटिंग लगाने से होगा क्या, उसका क्लोन तैयार हो जाएगा। क्लोन मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर हम किसी एक प्लांट की कटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली वैसे ही फ्लावर लगेंगे, वैसा ही प्लांट होगा, वैसे ही फ्रूट बनेंगे जैसे कि उसके पेरेंट प्लांट के बन रहे थे। सो कटिंग जैसे शुगर केन में बहुत कॉमनली हम पंजाब में देखते हैं कि शुगर केन की कटिंग यूज़ की जाती है। शुगर केन की सीड हम ग्रोइंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हमने देखे भी नहीं है इवन। और वो जो शुगर केन की कटिंग है बस उसमें बड होनी जरूरी है, उसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं सॉइल में और हर एक बड से, नोड में से जो बड होती है उसमें से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन जो रोज़ वगैरह की कटिंग है उसमें पार्टिकुलर लेंथ से हम जब कट करते हैं और उसको ज़मीन में दबा के रखते हैं तो जो स्टेम पोर्शन होता है उसमें रूट अराइज होने लगती हैं। सिमिलरली कुछ प्लांट की लीफ कटिंग भी पॉसिबल है, जैसे कि बिगोनिया की। नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग क्या होता है? ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है, लेकिन इसमें हम पहले ब्रांच को कट नहीं करेंगे। पहले ब्रांच में हमने कोई ट्री है, जैसे ट्री की कोई ऐसी ब्रांच ले ली जो डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, उसमें हम रूट बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे हम रूट? लेयरिंग भी दो तरीके की होती है। एक में हम जो अटैच्ड ब्रांच है, इंटैक्ट ब्रांच है, उसको हम तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, लेकिन उसको डाउनवर्ड मूव करके जो पहले ही मतलब सबसे लोएस्ट ब्रांच है उसको थोड़ा सा नीचे को बेंड करके मिट्टी में दबा देंगे। जब उसकी रूट्स आ गई तो उनको कट कर देंगे। इट विल बी वेरी क्लियर विद दिस डायग्राम जो मैं कह रही हूँ बेटा। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लेयरिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लेयरिंग is given in this diagram. This is called which type of layering? This is not mound layering, this is yes, this is mound layering. And second one is air layering. होता क्या है इसमें कि जो लोएस्ट ब्रांच है उसको इस तरीके से हमने बेंड करके नीचे दबा दिया और धीरे धीरे उसकी जब रूट आ जाएंगी, रूट आने के लिए पहले वहाँ पे हम नोचिंग करते हैं। नोचिंग का मीनिंग है कि उसका जो बाहर का बार्क है उसको हमने रिमूव करवा दिया ताकि वहाँ से इजीली रूट्स डेवलप हो पाए। रूट डेवलप हो जाएंगी तो हम उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद नई जगह हम उस प्लांट को लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लेयरिंग का प्रोसेस हवा में कर रहे हैं, उसको मिट्टी में नहीं दबा सकते क्योंकि ब्रांच बहुत अपसाइड है, वो डाउनवर्ड ब्रांच नहीं है, वो लोएस्ट ब्रांच नहीं है और वही ब्रांच हमने लेनी है, उसी से प्लांट ग्रो करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उस प्लांट के ब्रांच को सिमिलरली नॉचिंग करके, नॉचिंग मीन्स उसका बार्क रिमूव करके वहाँ पे पॉलीथीन से कवरिंग कर सकते हैं। पॉलीथीन के अंदर हम कुछ सॉइल, ग्रासेस, कुछ ऐसा मटेरियल जो कि
मॉइस्चर को रिटेन कर सके, इस तरीके से मटेरियल से कवरिंग कर देंगे और उसके बाद उसको वाटरिंग करते रहेंगे। दोनों केसेस में वाटरिंग करनी ज़रूरी है ताकि रूट डेवलप हो पाए, चाहे वो मोन लेयरिंग है चाहे एयर लेयरिंग है। तो इसके बाद इसमें भी रूट डेवलप हो जाएंगी। वी कैन प्लांट और प्लेस दिस प्लांट इन सॉइल। वहाँ पे हम प्लांट कर सकते हैं न्यू ब्रांच को और नया प्लांट हमारा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ग्राफ्टिंग। इस टेक्निक में हम दो प्लांट्स को जोड़ देते हैं, दो प्लांट के या फिर कुछ ज़्यादा प्लांट के पार्ट्स को जोड़ देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है, हम जो नीचे वाला पार्ट है जिसकी हम रूट यूज़ करते हैं उस पार्ट को हम स्टॉक कहते हैं, जिसकी हम शूट यूज़ करते हैं उसको हम स्कायन कहते हैं। और स्टॉक हम किसी और प्लांट का मतलब सिमिलर फैमिली से ले सकते हैं हम प्लांट, लेकिन उसकी वैरायटी अलग हो सकती है। अलग वैरायटी का हम प्लांट ले सकते हैं और दोनों में से जिसकी रूट अच्छी है, जिसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके फ्रूट अच्छे हैं उसका हम स्कायन यूज़ कर लेंगे। जिसकी रूट काफ़ी मजबूत है उसका हम स्टॉक यूज़ कर लें और दोनों कर लेंगे। दोनों को हम इस तरीके से कटिंग करके ताकि उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो सके और उनके जो अंदर के जाइलम फ्लोएम है उनका कनेक्शन बन पाए, इस तरीके से कटिंग की जाती है, स्लैंट कटिंग। तो इसके बाद हम उसको टाई कर देंगे। टाई करने के बाद कनेक्शन बन जाएगा धीरे धीरे और नया प्लांट जो बनेगा इन दोनों प्लांट्स का मिक्सचर होगा। दोनों के करैक्टर जो हैं वो हमें फ्रूट में शो हो सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से। एंड नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है कि टिश्यू कल्चर का मीनिंग होता है, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम कुछ सेल्स को लेके लैब कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया फंजाई ग्रो ना कर पाए, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, वहाँ पे ग्रो करवाएंगे और वहाँ से हम नया प्लांट बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। लेकिन सबसे पहले जब हम इस तरीके से प्लांट बनाते हैं, मान लो हम लीफ ले रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। टिश्यू कल्चर के लिए, माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए हमने लीफ लिया है, लीफ को हमने मीडियम में डाल दिया जिस मीडियम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। डालने के बाद क्या होगा, उससे पहले कैलस बनेगा। कैलस का क्या मीनिंग होता है? कैलस का मीनिंग होता है कि जो पहले वो लीफ था, हमने लीफ लिया है ना, अब वो लीफ ना रह के ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी कि कोई पार्टिकुलर शेप नहीं रहेगी। वो ग्रुप ऑफ सेल धीरे धीरे अपना रूट शूट डेवलप करने लगेंगे। कैलस में रूट और शूट आने लगेगा। इसके लिए हमें हार्मोन भी देने पड़ते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है टिश्यू कल्चर में, दैट इज़ टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम मीडियम में ग्रो करवाना चाहते हैं कोई भी प्लांट, तो वहाँ पे उस प्लांट की बजाय फंजाई एंड बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। सो टिश्यू कल्चर का फ़ायदा क्या है, क्यों हम टिश्यू कल्चर को यूज़ करें? क्योंकि अगर हम ऑफ सीज़न किसी प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं तो हम लैब में उसी तरीके का टेम्परेचर, उसी तरीके की जो कंडीशन है, लाइट, मेंटेन्ड लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑफ सीज़न जो है प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू, कि कैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए आप में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो को, इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।